हेलो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया। इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरोन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि लैक ओपेरोन की जो एक्सप्रेशन है उसमें इंड्यूसर की तरह कौन एक्ट करता है। क्या वो लैक्टोज करता है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज करता है, या ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज। तो इंड्यूसर का काम क्या है, इंड्यूसर सप्रेसर के साथ बाइंड करता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और जो इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा वो है लैक्टोज। लैक्टोज इज द करेक्ट आंसर। लैक ओपेरोन में इंड्यूसर की तरह लैक्टोज एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नाउन एज। हमें राइबोसोम्स का एक कॉम्प्लेक्स बताना है जो आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम पॉलीसोम। पॉलीसोम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नीट 2016 फेज फर्स्ट सेकंड में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। टेलर साइंटिस्ट थे और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन का जो मोड है सेमी कंजर्वेटिव मोड, वो उन्होंने प्रूफ किया था। तो वो किस प्लांट पे किया था उन्होंने, या फिर किस ऑर्गेनिज्म पे किया था, वो है विसिया फेबा। विसिया फेबा पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। द इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इज। तो स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या है, तो पहले पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फॉर्म करते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन से डीएनए में दो चीज़ें होंगी। अगर यूकैरियोट्स की बात करें, इंट्रॉन्स और सिस्ट्रॉन। इंट्रॉन्स तो रिमूव कर दिए जाते हैं, बाकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी आरएनए बनाते हैं या फिर आगे कहें प्रोटीन्स बनाते हैं, वो बनाते हैं सिस्ट्रोन, क्योंकि यही फंक्शनल जीन्स होते हैं जिनसे आगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन किसके बराबर है, सिस्ट्रोन के बराबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। इन चारों में से कौन सा आरएनए है जो स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह एक्ट करेगा, यानी प्रोटीन भी बनाएगा, साथ ही साथ बैक्टीरिया में राइबोजाइम की तरह एक्ट करेगा। राइबोजाइम कहते हैं जो आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो इसका आंसर है 23SR आरएनए। 23SR आरएनए स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह एक्ट करता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया में राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करे वो इन चारों में से 3 कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा और इस एक कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करेगा। इसमें यह कहा गया कि वो इन चारों ऑप्शन में से एक को छोड़कर बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉलो करेगा। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं कर रहा वो हमें इनमें से चूज करनी है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इट शुड बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। क्या जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में फॉलो एक्सप्रेस करेगा, बिल्कुल करेगा, सही ऑप्शन है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। क्या ये अपनी कॉपी बना सकता है, अपनी कॉपी बनाने के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। दूसरा, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। क्या जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही हमारा आंसर है, क्योंकि यह जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यही हमें चूज करनी थी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन और ये हमारा आंसर है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में रॉन्ग ऑप्शन है और आंसर है हमारा। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन के लिए जो स्लो चेंजेस होते हैं इवोल्यूशन के लिए, उनके लिए इसको प्रोवाइड कराए, बिल्कुल सही है। इसमें इवोल्यूशन भी होना चाहिए। तो सी हमारा आंसर है, ये जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द।
जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो जब डीएनए की एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, यानी वो डीएनए की एक स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो रही होती है, तो वो उसको कैटेलाइज करता है। उस स्ट्रैंड का हमें नाम बताना है। उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि हमें पता है डीएनए की दो स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड तो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होती, बाकी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट होती है। तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज है, जब ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का, तो इसे तो ये कैटेलाइज करेगी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 AIPMT 2015 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। ये 4 आरएनए के बारे में कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, तो हमें बताना है इनमें से आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। पहली हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि आरएनए पे हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। 4 गाफ रूल, क्या आरएनए 4 गाफ रूल को फॉलो करता है? आरएनए 4 गाफ रूल को फॉलो नहीं करता, यही हमारा आंसर है। आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी होती है और 5 प्राइम फॉस्फोराइल और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड भी आरएनए पे पाया जाता है। यानी आरएनए में क्या था, 4 गाफ रूल क्या था, जो A/T प्यूरिन और जो A/T और G/C का जो रेशो था वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन आरएनए के केस में ये नहीं होता। तो ये 4 गाफ रूल फॉलो नहीं करता आरएनए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 AIPMT 2015 में पूछा गया, बल्बियानी रिंग्स आर साइट्स ऑफ। बल्बियानी रिंग्स किसकी साइट्स हैं? पहले तो पता होना चाहिए बल्बियानी रिंग्स होती क्या हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। बल्बियानी रिंग्स होती हैं क्रोमोसोम्स पे स्वेलिंग। क्रोमोसोम्स पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं, जिनको और वो स्वेलिंग्स रिंग्स के रूप में होती हैं, जिनको हम कहते हैं बल्बियानी रिंग्स। और ये जो स्वेलिंग्स होती हैं ये क्रोमोसोम्स में कुछ स्टेज पे होती हैं, कुछ सर्टेन स्टेजेस होती हैं। बल्बियानी रिंग्स के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो बल्बियानी रिंग्स के होगा। तो बल्बियानी रिंग्स आर द साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन नंबर 26 का भी करेक्ट ऑप्शन है। जो बल्बियानी रिंग्स हैं वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 AIPMT 2015 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें जेनेटिक मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन का जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमें इस चारों ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा जेनेटिक मटेरियल आना चाहिए, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले बड़ा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जीनोम होता है। क्रोमोसोम तो नहीं हो सकता, सबसे पहले बड़ा जेनेटिक मटेरियल होगा जीनोम। इसमें जीनोम है, इसमें जीनोम, तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। उसके बाद क्या जीन आएगा या क्रोमोसोम आएंगे? उसके बाद आएंगे क्रोमोसोम्स, क्योंकि जीनोम क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं, दोनों सही हैं। उसके बाद जीन, और जीन किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो उसके बाद जीन आएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सबसे पहले जीनोम जेनेटिक मटेरियल में, उसके बाद क्रोमोसोम, फिर जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 28 AIPMT 2015 में पूछा गया, सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। सैटेलाइट डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है? सैटेलाइट डीएनए होता क्या है? सैटेलाइट डीएनए रिपीटिटिव डीएनए का वह पार्ट है जिसमें लॉन्ग रिपीटिव न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यानी रिपीटिव डीएनए का वह पार्ट जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी रिपीटेड मैनर में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबी चेन में पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट होता है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। यानी सैटेलाइट डीएनए हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं जेनेटिक वेरिएशंस को, जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और हेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड आल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल। जो सैटेलाइट डीएनए है वो पॉपुलेशन में भी सेम डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा, साथ ही साथ इतना ही जो जेनेटिक वेरिएशन है वो एक इंडिविजुअल में शो करेगा। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं हेरिटेबल, मतलब जो वेरिएशन होते हैं ये हेरिटेबल होते हैं और पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पहुंचते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 29 AIPMT 2014 में पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। 4 मैच दिए गए हैं, इन पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा पेयर गलत है। पहला देख लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए। डीएनए से टीआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, ना कि टीआरएनए। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये रॉन्गली मैच है। ट्रांसलेशन देख लेते हैं, यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, बिल्कुल सही है। एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड करता है जिससे एंजाइम सिंथेसिस रुक जाता है, सही है। ओपेरोन, ओपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं, ऑपरेटर जीन्स पाए जाते हैं, प्रमोटर जीन्स पाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें एक कमी है, ओपेरोन में रेगुलेटर जीन्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन भी, ऑपरेटर और प्रोमोटर जीन्स भी, साथ ही साथ रेगुलेटर जीन्स भी पाए जाएंगे। ये इसमें छोड़ दिया गया है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए और डी, लेकिन ए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। मतलब दोनों ऑप्शन गलत हो सकते हैं। इसमें रेगुलेटर जीन नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा गलत है वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 AIPMT 2014 में पूछा गया। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था, ये पता है हमें, क्योंकि ग्रिफिथ ने दिया था, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 31 AIPMT 2014 में पूछा गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, इसमें दी गई है कि आरएनए कौन से डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है, और इसमें दिया गया है डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड को हम किस डायरेक्शन में रीड करेंगे। तो जो आरएनए सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होती है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो टेम्पलेट डीएनए का जो सीक्वेंस वो डायरेक्शन होती है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 नीट 2013 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ 2 जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उन जीन्स के लिए जो जीन्स 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। पहला ऑप्शन, द जीन्स शोड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सही है, जीन्स तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो शो करेंगे ही वो। बी, इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन 1 क्रॉसओवर इन एवरी मियोसिस। अगर जीन्स एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो वो उनमें एक से ज़्यादा क्रॉसओवर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। द जीन्स में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जो जीन्स है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हो सकते हैं, ये भी सही है क्योंकि वहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। डी, द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड होते हैं। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन इसलिए है, अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड होंगे तो वो 50% रिकॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकते, उनमें पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे ना कि रिकॉम्बिनेशन टाइप ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 33 नीट 2013 में पूछा गया है। Which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? लैक ओपेरन की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा अगर जो लैक वाई जीन है उसमें नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए। लैक ओपेरॉन में जो लैक वाई जीन है उसमें नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए तो सिर्फ कौन सा एंजाइम बनेगा, ये हमें बताना है। तो पहले तो पता होना चाहिए नॉनसेंस म्यूटेशन होता क्या है। नॉनसेंस म्यूटेशन वह म्यूटेशन होता है जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। और वो रोकता क्यों है, क्योंकि वो कुछ टर्मिनेशन या फिर नॉनसेंस कोडोन बना देता है। अब हम समझते हैं एंजाइम कौन सा बनेगा। नॉनसेंस म्यूटेशन तो हमारे समझ आ गया कि वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को नॉनसेंस कोडोन बनाकर रोक देगा। अब लैक ओपेरॉन की बात करें हम, लैक ओपेरॉन में क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस है वो है Z, Y और A। ये स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस है लैक ओपेरॉन में। और जो Z है वो क्या बनाएगा, Z स्ट्रक्चरल जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, हमें पता है। Y बनाएगा लैक्टोज, और जो A है वो बनाएगा परमिएज। ये जो Y है वो बनाएगा लैक्टोज परमिएज, और जो A है वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ये Z, Y, A स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस। Z बनाता है
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाएगा लैक्टोज परमिएज और ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो अब क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो लैक वाई जीन है उसमें नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, यानी इस जगह पर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। वाई में अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ तो इसका जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा, वाई का जीन एक्सप्रेशन रुका तो यानी लैक्टोज परमिएज नहीं बनेगा, और अगर लैक्टोज परमिएज नहीं बना तो जो इससे आगे का स्ट्रक्चरल जीन है ए, जिससे ट्रांस एसिटाइलेज बन रहा था, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि वाई की जगह पर क्या हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, जिससे लैक्टोज परमिएज का फॉर्मेशन रुक गया और जो ट्रांस एसिटाइलेज है उसका फॉर्मेशन भी रुक गया। तो सिर्फ बना क्या, सिर्फ बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और यही हमें बताना था कि कौन सा एंजाइम बनेगा अगर लैक वाई जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए। लैक वाई जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा सिर्फ। ये हम समझ चुके हैं कि वो कैसे बना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 नीट 2013 में पूछा गया है। इसमें चेन दी गई है, इसमें हमें बताना है कि ए ऑप्शन की जगह पर क्या आएगा, बी की जगह पर और सी की जगह पर। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ए में ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, इसमें दिया गया है, बाकी ये दो गलत। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, क्यों, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, तो ये भी गलत हो गया, तो बी ट्रांसलेशन। और ये जो पूरी की पूरी चेन है ये किसने प्रपोज की थी, ये की थी फ्रांसिस क्रिक ने, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका कोई कमेंट हो, सुझाव हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।